नमस्ते दोस्तों। 27 फरवरी 2025 का जो हमें पहला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है RS-24 यार्स को लेके, और ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि RS-24 यार्स जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश की है, ऑफ विच कंट्री। फर्स्ट ऑप्शन इज रशिया, सेकंड इज चाइना, थर्ड इज जापान एंड फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो कितनी ह्यूज मिसाइल है ये, और आपको ये बता दूं कि इंटर कॉन्टिनेंटल है, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक फायर हो सकती है, इतने लंबी रेंज की इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होती हैं। सो RS-24 यार्स, और इस क्वेश्चन का सही जवाब है एज एक्सपेक्टेड रशिया। रशिया की मिसाइल है, रशिया जो है उन्होंने RS-24 यार्स जो है, जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको ICBM कहा जाता है, ये कहीं ना कहीं डिप्लॉय करके रखी है, क्योंकि ये देखा जाता है कि टू कॉम्बैट पेट्रोल रूट्स विथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स, है ना। तो न्यूक्लियर मिसाइल है ये, और न्यूक्लियर के थ्रू वो लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी रूट से जहाँ से अटैक हो सकते हैं उनके ऊपर, वहाँ पे ये प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं खुद को, या वहाँ से ये मिसाइल जो है उसको एक तरह से डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। और RS-24 यार्स जो है ये, अगर हम कहेंगे कि इसको NATO S-29 भी कहा जाता है, इज़ अ रशियन ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये एक, जो कि फरवरी 2010 से ही काम कर रही है। सो आपको ये बता दूं कि ये जो ICBM होते हैं ना, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है इंटर कॉन्टिनेंटल, वहाँ पे तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं, यानी यहाँ न्यूक्लियर डिलीवरी हो जाती है, यानी जिस पे भी अटैक किया उस पर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है। दूसरा, ये इंटर कॉन्टिनेंटल है, यानी इंटर यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ये पहुँच सकती है फायर करने के बाद। सो इनकी जो रेंज होती है वो लगभग 5,500 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है। तो जिनकी रेंज मारने के बाद जो 5,500 किलोमीटर से दूर तक जा सके न्यूक्लियर वेपन को लेके, उसको कहा जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये याद रखना है। सो ये जो रशिया की RS-24 ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और एक रशिया की मिसाइल थी, रशिया की SS-27 जिसको टोपोलेम कहते हैं, और बुलावा करके मिसाइल थी जो कि SSNX-32 कहा जाता है। ये जो दो मिसाइल है इसी की तरह ये भी मिसाइल है। सो इट इज़ 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल लॉन्च फ्रॉम सिलोज और मोबाइल लॉन्चर्स। सो ये जो मिसाइल है ये 3 स्टेज की मिसाइल है, यानी ये 3 स्टेज में काम करती है। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग स्टेज में निकल जाते हैं, जैसे ये एक पार्ट एक स्टेज में निकलेगा, ये पार्ट निकलेगा एक स्टेज में, और फिर ये जो वॉरहेड होता है या न्यूक्लियर लगा होता है, फिर ये हिट करेगा टारगेट को। ऐसे 3 स्टेज में काम करते हैं। और इसमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो लिक्विड फ्यूल नहीं होता है, वो सॉलिड फ्यूल होता है। सॉलिड फ्यूल में जैसे हम बोल सकते हैं कि कुछ मेटालिक पाउडर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे मेटालिक पाउडर्स में हम बोलेंगे एल्यूमिनियम और ये सब का यूज़ हो सकता है, और ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है और ज़्यादा फास्ट होती है, जिसमें सॉलिड फ्यूल होता है। और ये सिलोज या मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च होती है। सिलोज जो होते हैं वो अंडरग्राउंड लॉन्चर्स होते हैं, जो कि अंदर ग्राउंड में फिक्स किए जाते हैं, और ये जो मोबाइल लॉन्चर्स है ये मूविंग होते हैं, जिसको कहीं हम मूव करके भी वहाँ से भी इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इसकी रेंज की अगर हम बात करें, ये जो रशिया की मिसाइल है इसकी जो रेंज है वो 2000 से 10,500 किलोमीटर तक ये जा सकती है, 2000 to 10,500 किलोमीटर तक ये पहुंच सकते हैं। और इसमें एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जा सकते हैं, 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ये लेके जा सकता है, और बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होगा ये गिरने के बाद जो भी एनिमी है उसके ऊपर। तो ये एक बहुत डेंजरस मिसाइल है जो कि रशिया यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा है। उसके बाद का जो नेक्स्ट हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व को लेके। तो कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है ये हमें देखना है। उसका ऑप्शन है A कर्नाटक, B है महाराष्ट्र, C तमिलनाडु और D केरला। और इसका सही जवाब है C तमिलनाडु। तो याद रखिएगा कि ये जो टाइगर रिजर्व है कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, KMTR कहा जाता है इसको। तो पोस्ट मानसून वाइल्ड लाइफ सेंसस शुरू हो गया है, तो मानसून के बाद एक वाइल्ड लाइफ सेंसस लिया जाता है, कलक्कड़ डिवीजन में वो शुरू हो चुका है। यानी हम ये देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ कितनी बची है, कितने किस एनिमल की पॉपुलेशन बची है, ऐसा पूरा यहाँ पे देखा जाता है, ऐसा सेंसस बनता है। तो ये कलक्कड़ डिवीजन में शुरू हो गया, इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। तो कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व अच्छे से याद रखिएगा। ये लोकेटेड है सदर्न वेस्टर्न घाट्स में, तो वेस्टर्न घाट के सदर्न साइड में लोकेटेड है। इंडिया का ये पेनिनसुला का पार्ट है, और यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है उसके एकदम साउथ का पार्ट हम बात कर रहे हैं ना, तो वेस्टर्न घाट के जो साउथ का पार्ट है वहाँ पे ये लोकेटेड है। और आपको ये भी बता दो, इट कॉम्प्राइजेस ऑफ कलक्कड़ सेंचुरी, तो यहाँ पे कलक्कड़ सेंचुरी है, उसके अलावा मुंडनथुराई सेंचुरी भी यहाँ पे आपको देखने मिलती है, और ये पार्ट ऑफ कन्याकुमारी सेंचुरी भी इसमें लोकेटेड है। तो ऐसा बहुत बड़ा ये कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व का ये बहुत बड़ा पोर्शन है, ये सभी याद रखेगा। और रिजर्व जो इसमें आते हैं वो है केरला और तमिलनाडु के जो भी रिजर्व्स है, 2 स्टेट के रिजर्व्स इसमें आते हैं। तो अगस्त्यमलाई हिल रेंज यहाँ पे आपको देखने मिलती है इसके कोर रेंज में। तो कोर पार्ट जो होता है वो ये बाहर का जो पार्ट होता है ये बफर होता है, जो भी रिजर्व्स
रिजर्व्स होते हैं उसका, और ये अंदर का पार्ट कोर होता है। तो ये कोर का जो पार्ट है, ये कोर के पार्ट में एक हिल रेंज है, दैट इज अगस्त्यमलाई हिल रेंज, और इट इज़ द पार्ट ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स 18 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, यानी वहाँ पे जो वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स देखने मिल रहे हैं स्पीसीज, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और हॉटस्पॉट यानी वहाँ पे खतरा है इनको, ये डेंजर में है, इनके ऊपर इनके जैसे हंटिंग जैसे ह्यूमन से कुछ खतरा है, तो उनको हॉटस्पॉट बना के वहाँ अलग से प्रोटेक्शन दी जाती है। तो इसीलिए ये 18 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है, तो इसको याद भी रखना ज़रूरी है। सो याद रखिएगा, ये जो कलक्कड़ मुंदनतराई टाइगर रिजर्व है, ये तमिलनाडु में आता है। नेक्स्ट करंट अफेयर में हमें एक डिजीज़ देखने मिल रहा है, और डिजीज़ का नाम है स्पाइनल मस्क्यूलर एंट्रोफी। सो स्पाइनल मस्क्यूलर एंट्रोफी जो रिसेंटली न्यूज़ में देखने मिल रहा है, वो किस तरह का डिजीज़ है, ऐसा है। तो ऑप्शन ए है जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है फंगल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, और ऑप्शन डी है रेस्पिरेटरी डिजीज़। सो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। उसके अलावा आपको ये बता दूं, आप यहाँ पे जो इमेज देख रहे हैं, ये उस पेशेंट की है जिसको ये स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी नाम की बीमारी हुई है, और इसका करेक्ट आंसर है ए जेनेटिक डिसऑर्डर। तो क्लिनिकल न्यूरो साइंटिस्ट जो है, अब ये न्यूज़ में क्यों रहा, उन्होंने ट्रीट किया है स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी को एक बेबी में बिफोर बर्थ। तो एक बेबी में ये बिफोर बर्थ ही था, तो उसमें उन्होंने वो बेबी के बर्थ होने के पहले ही उसका ये जो बीमारी है स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी SMA, इसको ट्रीट कर दिया है। सो SMA न्यूज़ में आ गया, तो SMA एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। तो हम यही कहेंगे कि जो पेरेंट्स से आ सकता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो जेनेटिक ही है। सो किसी ना किसी के थ्रू वो पहुंच जाता है, मदर फादर के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, और ये मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है, यानी मेनली ये ब्रेन को अफेक्ट करेगा। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मसल वीकनेस इसके कारण होने लगता है धीरे धीरे। और इसमें 5 टाइप होते हैं, 0 to 4 के टाइप होते हैं, क्लासिफाइड बाय एज ऑफ ऑनसेट एंड सीवियरिटी, कितना सीवियर है और कितनी एज है, उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग टाइप डिसाइड किए जाते हैं कौन से। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, इसके सिम्टम्स में होता है मसल वीकनेस, जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं उन लोगों के जिनको स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी होता है, स्पेशली बॉडी जो है उसके सेंटर के तरफ के जो मसल है वो, और बट डू नॉट अफेक्ट इनवॉलेंट्री मसल, जैसे कि हार्ट के जैसे मसल से इसको ये अफेक्ट नहीं करता है। सो इट इज़ कॉज्ड बाय SMN1 जीन म्यूटेशन, है ना। तो ये जीन जो इसका जो जीन है जिस कारण ये होता है, वो SMN1 जीन है। तो ये जीन जब आ जाता है किसी भी बेबी में, तो ये उसको, यानी मैंने जैसे बताया जेनेटिक है, तो वो कहीं ना कहीं से अपने जो पूर्वज है उनसे आएगा, तो ये अगर आ जाता है तो ये बीमारी हो सकती है, और इस कारण मोटर न्यूरॉन लॉस हो जाता है। मोटर न्यूरॉन लॉस क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। मोटर न्यूरॉन लॉस में हमारे बॉडी के जो नर्व सेल्स है, ये नर्व सेल्स डैमेज हो जाते हैं, ये नर्व सेल्स को डैमेज कर देता है, ठीक है। और ये जो नर्व सेल है, इनके डैमेज होने के कारण, और वो भी कौन से नर्व सेल डैमेज होते हैं, ऐसे नर्व सेल जो हमारे मसल को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे बॉडी के मसल्स को कंट्रोल करते हैं, वो डैमेज होता है, इसलिए मसल वीकनेस इससे आता है। सो ये 1000, 10,000, 10,000 में से एक बच्चे को अफेक्ट करता है, और ये जेनेटिक कॉज है इसका, इन्फेंट की डेथ भी हो सकती है इससे, तो ये याद रखिएगा। और इन्फेंट यानी क्या, 1 साल के नीचे का बेबी, उसको इन्फेंट कहा जाता है। सो ये याद रखना आपको, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी, ये न्यूज़ में रहा है। और नेक्स्ट करंट अफेयर है सोलिगाज को लेके। कल ही मैंने आपके साथ सोलिगाज के बारे में डिस्कस किया था। तो सोलिगा एक ट्राइब है, और कल मैं इनके बारे में आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। तो सोलिगाज के रिलेटेड एक आपको टाइगर रिजर्व भी पता है, बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। ये तो ये बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल मैंने आपको कल नहीं दिखाया था, कल मैंने आपको सोलिगाज लोग कैसे होते हैं वो दिखाए थे। तो आज आपको टेम्पल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वो टेम्पल है, बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल है, वो ये टेम्पल है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो ये जो टाइगर रिजर्व है BRT, उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए हैं सोलिगाज से रिलेटेड, ठीक है। तो सोलिगाज से रिलेटेड ऑप्शन सुनेंगे। फर्स्ट, BRT टाइगर रिजर्व ये लोकेटेड है कर्नाटक में, और वहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन आपको देखने मिलती है। दूसरा, सोलिगा ट्राइब जो है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करते हैं, नेचर को कोई हार्म नहीं करते हैं, ये वाइल्ड लाइफ के साथ रहते हैं, फिर भी उनको कोई हार्म नहीं करते हैं। तीसरा है, टाइगर जो है उनको रेफर किया जाता है डोडा नई, ऐसा टाइगर को कहते हैं। सोलिगा कम्युनिटी टाइगर को डोडा नई नाम से जानते हैं। और चौथा, टाइगर पॉपुलेशन जो है BRT टाइगर रिजर्व में वो बढ़ रही है 2014 से। तो इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है? कल मैंने सोलिगाज के बारे में आपको बताया था। जिन लोगों ने कल के करंट अफेयर देखे उनको इसका काफ़ी सारे आंसर्स आ भी रहे होंगे। सो कौन से ऑप्शन करेक्ट है इसका आपको दिया, ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 3 और ऑप्शन डी ऑल 4। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ओनली 3। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। BRT जो है ये लोकेटेड है कर्नाटक में,
में, और यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। सोलिगा ट्राइब जो होती है उनको ये कहा गया है कि उनकी प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल है, वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हमारे नेचर को, वो भले ही जंगल में रहते हैं। और मैंने कल आपको बताया था ये ऐसी ट्राइब है जिनको सबसे पहले राइट्स मिले थे, टाइगर रिजर्व में रहने के इनको राइट्स है, वहाँ पे इनको फंक्शनिंग करने के राइट्स है सोलिगा ट्राइब को। तो ये एग्जिस्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ के साथ, यानी उनके साथ साथ रहते हैं, उनको कोई हार्म नहीं पहुँचाते हैं। तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट था, टाइगर जो है उनको ये डोडा नहीं कहते। याद रखिएगा ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टाइगर को सोलिगा ट्राइब डोडा नहीं ये नाम से जानती है, वो टाइगर नहीं कहते अपने लैंग्वेज में, उसको डोडा नहीं कहते। और चौथा ऑप्शन जो है कि बीआरटी टाइगर रिजर्व में 2014 से टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनकरेक्ट है, क्योंकि रिपोर्ट ये इंडिकेट कर रही है कि जो रिसेंट ईयर्स में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो काफ़ी डिक्लाइन हुई है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो सोलिगा ट्राइब है ये न्यूज़ में क्यों रही, कल मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी जी जो है, मोदी जी ने अपने मन की बात करके जो उनका शो आता है उसमें सोलिगा ट्राइब का नाम लिया था कि वो ट्राइब जो है वो काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही है हमारे नेचर को, हमारे वाइल्ड लाइफ को। सो इसीलिए ये न्यूज़ में आ गए। और ये इनका भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है कि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुई है, ये क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं, टाइगर को भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं। कल ही मैंने आपको ये बताया था, और उसकी पूजा भी करते हैं। सो याद रखिएगा सोलिगा ट्राइब के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस है अभी, क्योंकि ये न्यूज़ में रहे हैं और मैंने अब तक 3 क्वेश्चन इस पे बना दिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। जो नेक्स्ट करंट अफेयर में रहा हुआ टॉपिक है वो है ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। जी हाँ, अभी ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो है वो शुरू हो रही है। अगर आप न्यूज़ में देखेंगे ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आपको नाम दिखेगा, तो ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स को लेके कुछ ऑप्शंस दिए हैं। एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो कैन जनरेट विंड स्पीड्स, तो ये इतनी बड़ी स्टॉर्म्स यानी एक तूफान होता है, आंधी तूफान होता है, तो ये स्टॉर्म्स ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, इसको ट्रॉपिकल कहते हैं। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, उसको ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं अर्थ पे। सो ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स है वहाँ पे आने वाला तूफान आंधी है ये, तो ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ऐसे विंड को जनरेट करते हैं जिसकी स्पीड 39 माइल्स पर आवर से भी ज़्यादा होती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स क्लासीफाई किए गए हरिकेन्स करके इनको। एक बार ये इनकी विंड की स्पीड जो होती है ये 74 माइल्स पे पहुंच जाती है, अगर 74 माइल्स पर आवर, तो इनको हरिकेन्स कहते हैं। ऐसा यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया है, तो इसमें से कितने ऑप्शंस करेक्ट है ये आपको देखना है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 नॉर 2। इस तरह से दिखते हैं जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स है वो सैटेलाइट से, ये ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, बहुत जोर से इफेक्ट करते हैं ये। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2। तो आपको याद रखना है ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो होते हैं वो 39 माइल्स पर आवर से भी ज़्यादा की विंड को ये बनाते हैं। बट आपको ये बता दूं कि हरिकेन्स जो होते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इनकी ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की स्ट्रेंथ हरिकेन से कम होती है। बट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जब 74 माइल्स पर आवर के स्पीड से ज़्यादा हो गए तो उनको फिर हरिकेन्स कहा जाता है। तो ये यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है, अगर उनकी स्पीड यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो उनको हरिकेन्स कहा जाता है, इनका पोटेंशियल बढ़ जाता है और हरिकेन्स बहुत जोर से डैमेज करते हैं और उनकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ही हरिकेन्स बन जाते हैं जब इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब चीज़ें हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के बारे में। तो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स फिलहाल न्यूज़ में चल रहा है, इसको अच्छे से देखते रहिएगा। सो ये रहे आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो उन्हें लाइक करना ना भूलें और शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहें, और जितना आपका सपोर्ट मिलता रहेगा उतने मैं नए नए कंटेंट्स लेके आपके सामने आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।